साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज चलते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है रैंडमली उसमें से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो भी प्रश्न बने होंगे फुल डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे वो आपके सामने लेकर के आए जाएंगे। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपकी स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के वे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, वे प्रश्न आपके लिए लेकर के आए जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित एक अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, जो अभी हाल ही में मार्च 2021 में प्रदान किया गया है। और ये जो इससे पहले वाला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार था वो एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको दिया गया है, कब से प्रारंभ किया गया है, कौन सी राज्य सरकार देती है, पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आज यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाई देंगे। आज के प्रश्न में थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, उस कंफ्यूजन को आज क्लियर करेंगे। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने पर आपका नाम कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले कल वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है? मरियप्पन थंगावेलु, पूजा रानी, रानी रामपाल या फिर दीपा कर्माकर? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, शैलजा चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से एक बैंकिंग समाधान किस बैंक ने जारी किया है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस या फिर एचडीएफसी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर के नाम से एक बैंकिंग समाधान जारी किया है। और इन तीनों प्रश्नों के बारे में कल वाली वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 5 जुलाई 2021 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना जारी की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है। कहां कहां पर स्थापित किए जाएंगे, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है। सबसे उन्नत स्वास्थ्य एटीएमों के माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जलयोजन, नाड़ी दर आदि को मापने में सक्षम होंगे। यानी कि जगह जगह पर जो है हेल्थ एटीएम लगा दिए जाएंगे। इससे क्या है, आप अपनी बीपी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी जो नाड़ी दर क्या चल रही है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपका वजन कितना है, बॉडी मास कितना है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हेल्थ एटीएम की मदद से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है। यह एटीएम मशीनें गांव में छोटे छोटे कस्बों और शहरों में एवं अन्य जगहों पर लगाई जाएंगी। यानी कि आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगी, छोटे छोटे गाँवों में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि अलग अलग हर जगह पर आपको स्वास्थ्य एटीएम उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ, जहाँ पर डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, राजनाथ सिंह ने अगुवाई की थी। ये भी आपको याद रखना, डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित किया गया था। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे में अभी हाल ही में पूछ लिया गया था कि जो आपका लखनऊ है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? दीपा कर्माकर, रितु रानी, माना पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। देखिए कुछ जानकारी। तो माना पटेल 2 जुलाई 2021 को सार्वभौमिकता कोटा के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। सार्वभौमिकता कोटा एक देश के एक पुरुष और एक महिला प्रतियोगी को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति देता है, बशर्ते समान लिंग का कोई अन्य तैराक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त न करे। तो सार्वभौमिकता कोटा क्या होता है? तो देखिए, एक देश के दो लोगों को दिया जाता है, एक तो महिला को और एक पुरुष को, लेकिन वो एक ही खेल से नहीं, एक ही खेल से हो भले ही, लेकिन अलग अलग लिंग के होने चाहिए। यानी कि अगर पुरुष है तो सिर्फ एक ही पुरुष को उस खेल से दिया जाएगा सार्वभौमिकता कोटा, अगर महिला है तो एक ही महिला को सार्वभौमिकता कोटा दिया जाएगा। तो सार्वभौमिकता कोटा से यहाँ पर ओलंपिक में जगह ली है किसने? माना पटेल ने। जब कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो ऐसे ही डीपली प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत डीपली आपको पढ़ते हुए चलना है, तभी आप दूसरों से अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब भारत में तैराकी की दृष्टि में साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराजन के साथ शामिल हो गई हैं। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं ये भी आपके तैराकी से संबंधित हैं। साजन प्रकाश के बारे में भी हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। साजन प्रकाश देश के पहले ऐसे नागरिक बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में तैराकी में क्वालिफाई किया है, पहले पुरुष बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? ग्वालियर, जयपुर, विशाखापत्तनम या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो सर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है? तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो बीसीसीआई ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान क्रिकेट बोर्ड आरसीए को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया है। यानी कि 100 करोड़ रुपए की लागत से भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पहला बन भी नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम ही रहेगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, जब तक बीजेपी की सरकार रहती है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेडियम के पहले चरण के निर्माण कार्य में 24 से 30 महीने का समय लगने की संभावनाएं हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 अभ्यास मैदान और 4 क्रिकेट अकादमी, छात्रावास आदि यहाँ पर उपलब्ध होंगे। बस आपको इतना याद रखिए कि जो है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम कौन शुरू करेगा? इसरो, सीबीएसई, डीआरडीओ या फिर सेल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सीबीएसई के द्वारा इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपका सीबीएसई का फुल फॉर्म हो जाता है, ने इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और एआईसीटीई के साथ में सहयोग किया है। कार्यक्रम सीबीएसई शिक्षकों के लिए शुरू किया जाएगा, जहां बोर्ड 59,000 शिक्षकों को इनोवेशन एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित करेगा। देखिए अब क्या हो रहा है, जब से लॉकडाउन लगा है तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे पढ़ाई हो गई, हाँ प्रतियोगिताएं हो गई, ये सब ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे जाए, प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया गया है सीबीएसई के द्वारा। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको पूरी डिजिटली पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसी का नाम है, क्या नाम है, जो इनोवेशन स्टार्ट किया गया सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा। तो कब से शुरू किया जाएगा? 16 जुलाई 2021 से सीबीएसई के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दिवस 4 जुलाई को मनाया गया? गुलजारी लाल नंदा जयंती दिवस, यूएस स्वतंत्रता दिवस, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों के तीनों दिवस जो हैं 4 जुलाई को मनाए गए हैं। हम चाहते तो इनको अलग अलग प्रश्न बना देते, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपका टाइम खींचा जाए, कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, इसलिए तीनों दिवस को एक ही डेज में क्लियर किया है। 4 जुलाई को गुलजारी लाल नंदा दिवस जयंती मनाई जाती है, यूएस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। देखिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की 245वीं वर्षगांठ 4 जुलाई 2021 को मनाई गई। अगला देखते हैं। तो हर वर्ष 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है और 4 जुलाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की जयंती है। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी छोटी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद बने थे, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद छोटे छोटे समय के लिए यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न।
नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैनिन के लेखक कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा क्योंकि कुछ किताबें जो विवादित रहती हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो पेन मैकमिलन, धवल कुलकर्णी, चेतन भगत या फिर अमिताभ कांत। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि धवल कुलकर्णी जी ने यह किताब लिखी है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैनिन लिखी गई है, जिसका प्रकाशन पेन मैकमिलन के द्वारा किया गया है। तो प्रकाशक का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर जब कठिन बनाया जाता है ना, तो किताब के साथ साथ में प्रकाशक का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पेन मैकमिलन इसके प्रकाशक हैं। कुलकर्णी ने इससे पहले द कजन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनाज को भी लिखा है। ये भी एक विवादित पुस्तक थी। उसके बाद में द बावला मर्डर केस, लव लस्ट एंड क्राइम इन कॉलोनिकल इंडिया जैसी पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये धवल कुलकर्णी जी को याद रखिएगा और इनकी पुस्तकों का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्रिटिकल वाली पुस्तकें लिखते हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 5 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी डायरेक्टर कमर्शियल किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीश कुमार दुबे को, समीर लाल मेहरा को, मुकेश पांडे को, राजेश राजौरा को। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रतीश कुमार दुबे को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का डायरेक्टर ऑफ कमर्शियल नियुक्त किया गया है। देखिए कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश शासन की ऊर्जा विभाग द्वारा एक आदेश जारी करके मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सतीश कुमार दुबे को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का डायरेक्टर यहाँ पर बनाया गया है। और जो ये विश्वास की इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर वर्ष 1982 बैच के मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। अभियंता सतीश कुमार दुबे ने, तो याद रखिएगा इन्होंने 1982 में मैकेनिकल ब्रांच जो है इंजीनियरिंग की, यहाँ से इन्होंने सफल जो है शिक्षा प्राप्त की है। जबलपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह डंग जो हैं वो यहाँ पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है यहाँ से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग कितनी महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण देने वाला है? 100, 200, 300 या फिर 400? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी। अरे आंसर तो फोटो के नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। सही आंसर है सी, यानी कि 300 महिलाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं। तो प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग 300 महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण देगा। इसकी अवधि 200 घंटे होगी, यानी कि 200 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कोविड-19 से प्रभावित हुई, यानी कि जिनके पति कोविड-19 में मर गए हैं या फिर डेथ हो गई किसी कारण से, उनको सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जो है टैक्सी सिखाने के लिए। यह ट्रेनिंग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, खंडवा, धार, झाबुआ, उमरिया में दिया जाएगा। इन शहरों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से शहर में टैक्सी प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। 3 इसमें से दिए रहेंगे, 1 इनसे कोई अलग दिया रहेगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इंदौर में परिवहन विभाग व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने संयुक्त रूप से 200 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। इससे पहले इंदौर ने प्रशिक्षण दे दिया है 200 महिलाओं को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है आपका विजय घाट। सही आंसर है ए, यानी कि विजय घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं से आपका आज का प्रश्न बन रहा है, जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यही आज का आपका प्रश्न है, जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाल बहादुर शास्त्री, अंबिका चरण मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसमें 1907 की सूरत अधिवेशन में हुई फूट को समाप्त करते हुए नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। यानी कि 1907 में जो ब्रेकअप हुआ था सूरत में, वो ब्रेकअप यहाँ पर 1916 में आकर के पैचअप में बदल गया। पैचअप किसने करवाया? तो अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने पैचअप करवाया था गरम दल और नरम दल के मध्य में। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? षणमुगम सेठी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर की बात करें, सही आंसर है यानी कि मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया गया था। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, यह भी कई बार पूछा गया है। तो षणमुगम सेठी के द्वारा भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि प्रीवियस वाला जो महाराष्ट्र पुरस्कार था वो एनटीपीसी में 4 से 5 बार पूछा गया है। देखिए, तो यह पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1996 में की गई थी, यानी 1996 से लगातार यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यानी कि इसके लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति यहाँ पर महाराष्ट्र पुरस्कार ग्रहण कर रहा है वो महाराष्ट्र का ही निवासी होना चाहिए। किसको दिया गया है? तो वर्ष 2020 का, यहाँ पर 2000 नहीं है, 2020 का महाराष्ट्र पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रदान किया गया, जो कि मार्च 2021 को दिया गया। तो 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? आशा भोसले को प्रदान किया गया, और ये महाराष्ट्र की ही निवासी हैं। ये भी आपको याद रखना। एक पार्श्व गायिका है आशा भोसले, इन्हें आशा ताई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया था, यानी भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया था। देखिए, आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर काफ़ी वेरी कर रहे हैं। तो सही आंसर अगर हम बात करते हैं तो 12 दिसंबर 1911 जहाँ पर घोषणा की गई थी, क्योंकि देखिए आयोग यहाँ पर मानता है 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, घोषणा को ही बार बार आयोग ने पूछा है। तो प्रश्न यहाँ पर 3 तरह से बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। वहाँ पर जॉर्ज पंचम और दिल्ली दरबार की स्थापना मतलब शुरू किया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी वहाँ पर उपलब्ध थी, उनके द्वारा घोषणा की गई कि 12 दिसंबर 1911 को यहाँ पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न। अब यहाँ पर कई लोगों के आंसर यहाँ पर 1912 आए हैं, कोलकाता से दिल्ली। तो देखिए 1911 दिसंबर में घोषणा कर दी गई, 1912 में लोग दिल्ली पहुंच गया बनाने वाले। ठीक है, उन्होंने जो है जगह वगैरह का जो पूरा जानकारी एकत्रित की, कैसे कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, कार्य शुरू हुआ ही था कि यहाँ पर जो है आपका विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध जो है उसके स्टार्ट होने की यहाँ पर सुगंध मिलने लगी थी, तो कार्य को रोक दिया गया। ठीक है, तो 1912 में काम तो चालू हुआ लेकिन काम को रोक दिया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पर संभावनाएं चालू होने लगी थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि कब शुरू किया गया कार्य, तो शुरू किया गया कार्य 1912 में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर प्रश्न बनता है कि उद्घाटन कब किया गया दिल्ली का, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब उद्घाटन किया गया, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है 1931। ठीक है, तो 1931 में दिल्ली राजधानी का उद्घाटन किया गया था। यानी कि जो अगल बगल के क्षेत्र थे वहाँ से जगह प्राप्त की गई, जो है मथुरा से कुछ जगह ली गई, हर जगह से जगह वगैरह लेकर के, किसानों से जगह वगैरह लेकर के जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। 1912 में इसका उद्घाटन किया गया। तो सर कल के प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो कल के प्रश्न का आंसर होगा 12 दिसंबर 1911। क्यों? क्योंकि आयोग ने यही प्रश्न का आंसर माना है। तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसी को माना है सही आंसर की जो है भारत की राजधानी दिल्ली जो है 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। आंसर काफ़ी वेरी कर रहे हैं, देखते हैं। तो शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और 12 दिसंबर 1911 को जो हिस्टोरिकल दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। तो हमने आपको पहले बता दिया घोषणा कब की गई, 1911 में, शुरुआत कब की गई, 1912 में, और फाइनली बनकर के कब तैयार हुई, तो याद रखिए 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। ठीक है, चलिए पूनम रजक ने 1912 आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साथ में 1911 भी दिया हो, 1912 भी दिया हो, 1931 भी दिया हो। ठीक है, तीनों बार जब भी प्रश्न आया है अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर 1911 मिलेगा तो आपको 1912 देखने को नहीं मिलेगा, अगर 1931 मिलेगा तो आपको 1911 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों आंसर आपके यहाँ पर सही माने जाएंगे। पूरा डिस्कस हमने इसके बारे में कर ही दिया है। ठीक है, बाकी लवली तिवारी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, 1912 1911 दोनों के बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लवली तिवारी जी। उसके बाद में शिल्पा वानखेड़े ने 1 अप्रैल 1912 बताया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में साक्षी द्विवेदी ने 1912 बताया, हरीश बाबू ने 1912 बताया है, उषा मार्स खोले ने 1912 बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साक्षी द्विवेदी ने 1912 बताया, हरीश बाबू ने 1912 बताया है। उसके बाद में उषा मार्स खोले ने बता दिया। उसके बाद में अशोक पवैया ने 1912 बताया है, पूनम दांगी ने 1911 बताया है, चंचल परमार ने 1912 बताया। तो हमने आपको बता दिया, आंसर बिल्कुल वेरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1912 भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये आज का आपका प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। दोपहर में 12:30 बजे MPPSC वालों के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट डेली बेस पर हम लेकर के आते हैं। आज भी हम MPPSC का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा दोपहर में 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।